डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी के बीच कौन सी नई खिचड़ी पक रही है, जिसके कारण भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स काफी चिंतित हो गए हैं। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स से टक्कर ले पाना इस समय काफी मुश्किल होते जा रहा है। और भारत ने दलाई लामा के लिए अब कौन सा नया जेस्चर शो किया है जिससे चाइना को प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत, पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर। अब अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए अमेरिका ने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग कमांड्स खड़ी की हुई हैं। सबसे पहले आप ये वर्ल्ड मैप देखिए जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अब हम इस मैप को और इसके ऊपर जो बाउंड्री शो की हुई है इसको हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये पेंटागन का मैप है, इसलिए इसमें जम्मू कश्मीर के पार्ट को जैसा दिखाया गया है हम उसको बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं और सारे का सारा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। और ये इमेज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो कि अमेरिका की सेना कैसे ऑपरेट करती है, इसलिए जम्मू कश्मीर के पार्ट के ऊपर हम भारत का झंडा लगा देते हैं। अभी जो वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं इसमें यूएस आर्मी की टोटल 6 कॉम्बैटेंट कमांड्स हैं। यूएस अफ्रीका कमांड यानी कि अफ्रीकॉम जो अफ्रीकन रीजन के लिए है, उसके बाद यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम जो कि मिडिल ईस्ट से लेकर पाकिस्तान तक की कंट्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद यूरोप के रीजन के लिए यूएस यूरोपियन कमांड यानी कि ईयू कॉम। उसके बाद भारत से लेकर चाइना, ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों के लिए यूएस इंडो पैसिफिक कमांड जिसको इंडो पैकॉम भी कहा जाता है। उसके बाद नॉर्दर्न अमेरिका के लिए यूएस नॉर्दर्न कमांड जिसको नॉर्थकॉम कहा जाता है और साउथ अमेरिका के रीजन के लिए यूएस साउदर्न कमांड जिसको साउथकॉम कहा जाता है। इसके अलावा स्पेस ऑपरेशंस के लिए एक और कमांड है जिसको यूएस स्पेस कमांड कहा जाता है यानी कि स्पेस कॉम। अमेरिका ने दुनिया के हर एक रीजन के लिए वहां पर स्पेशल तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस करने के लिए अलग अलग तरह की कमांड्स को खड़ा किया हुआ है। अब इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट, उसके बाद पाकिस्तान और उसके साथ ही ईरान, ये जितना भी येलो कलर का मैप आप देख रहे हैं इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज आती हैं ये पूरे का पूरा एरिया यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि यूएस सेंटकॉम के अंडर आता है। अब क्योंकि ये पूरे येलो कलर का एरिया हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर में रहता है, इसलिए यूएस की जो सेंट्रल कमांड होती है यूएस सेंटकॉम वो भी न्यूज में लगातार रहती है और इसको काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। रिसेंटली जो अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर B-2 बॉम्बर से स्ट्राइक्स की थी उसको भी यूएस सेंटकॉम ने लीड किया था। अब हुआ ये कि इस समय यूएस सेंटकॉम को जो लीड कर रहे हैं वो है जनरल माइकल कुरीला। अब ईरान इस जनरल माइकल कुरीला से काफी चिढ़ता है और ईरान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी जो जनरल माइकल कुरीला है ये पाकिस्तान का बड़ा सपोर्टर है। ये कहता है कि भारत के लिए पाकिस्तान को इग्नोर ना किया जाए, यानी कि भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लिए हम पाकिस्तान को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और पाकिस्तान के साथ भी सैन्य संबंधों को मजबूत किया जाए, पाकिस्तान को हथियार दिए जाएं। जनरल माइकल कुरीला का कहना है कि पाकिस्तान के साथ हमारी पार्टनरशिप अलग है और भारत के साथ अलग है और ये समय लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान आर्मी के रिलेशंस बिल्कुल से ठीक हो जाएं। और पिछले कुछ समय से इसने ऐसी कई सारी स्टेटमेंट्स दी हैं जिसमें इन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की है और कहा है कि काउंटर टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट अमेरिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माना जा रहा है कि रिसेंटली जो पाकिस्तान आर्मी चीफ और पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ को अमेरिका ने इनवाइट किया था उसमें यूएस सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल कुरीला का बहुत ही बड़ा रोल था। अब हुआ ये कि पिछले कल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर और पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर निशान इम्तियाज पिछले कल यूएस सेंटकॉम के चीफ जनरल माइकल कुरीला को दिया है। जनरल माइकल कुरीला इसको रिसीव करने के लिए खुद ही फुल मिलिट्री यूनिफॉर्म में पाकिस्तान पहुंचा था और ये सेरेमनी पाकिस्तान की प्रेसिडेंशियल पैलेस इस्लामाबाद में हुई थी और पाकिस्तान प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने खुद ही अवार्ड माइकल कुरीला को दिया है, यानी कि यूएस सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल कुरीला को पाकिस्तान के साथ वफादारी निभाने का ये अवार्ड मिला है। कुछ हफ्ते पहले इस व्यक्ति ने ईरान में सबसे बड़ी बॉम्बिंग्स की थी। उस समय पाकिस्तान ने विरोध भी किया था और कहा था कि हम मुस्लिम भाई ईरान के साथ खड़े हैं और पिछले कल पाकिस्तान ने इसी को अपने देश का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर दे दिया है। यूएस सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल कुरीला ने इसके साथ ही पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ काफी सारी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स भी की हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इसको होस्ट भी किया था। कहने का मतलब है कि अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट कमांड यूएस सेंट्रल कमांड और पाकिस्तान की आर्मी के रिलेशंस एक बार फिर से ऑन ट्रैक आ गए हैं और काउंटर टेररिज्म के नाम के ऊपर अब ये पॉसिबल है कि अमेरिका पाकिस्तान को और भी वेपन्स और डिफेंस इक्विपमेंट बेचे और पाकिस्तान वो वेपन्स फिर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। यूएस सेंटकॉम और पाकिस्तान आर्मी के रिलेशंस मजबूत होना, इसके कारण भारत के सामने और कई सारे चैलेंजेस आने वाले हैं क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप एक साइड, अगर अमेरिका की मिलिट्री लीडरशिप ही पाकिस्तान के साथ टाइज को स्ट्रॉन्ग करने या फिर डिफेंस डील्स करने का प्रेशर डालेगी तो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप भी उसके आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की डायरेक्शंस के ऊपर पहलगाम हमले और उसके बाद उसके जवाब में जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था इनको भारत के स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा।
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी को कहा गया है कि 8 से 10 पेजेस की मॉड्यूल्स तैयार की जाएं जो क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाएंगी। इसका उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट समझ सकें कि भारत आतंकी हमलों को अब कैसे हैंडल करता है और देश की नेशनल सिक्योरिटी में डिफेंस, डिप्लोमेसी और मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन का क्या रोल होता है। 3rd से लेकर 8th तक के स्टूडेंट्स के लिए अलग मॉड्यूल तैयार की जा रही है और 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए अलग। बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिटेल और ज्यादा गहराई से समझाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है T20 एशिया कप को लेकर, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई में होना है। दरअसल एशिया कप के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एशिया कप के मैचेस का शेड्यूल पिछले कल अनाउंस कर दिया है। न्यूज आ रही है कि एशिया कप 9 सितंबर को स्टार्ट होगा और भारत और पाकिस्तान का मैच होगा 14 सितंबर को। उसके अगला मैच होगा 21 सितंबर को। भारत और पाकिस्तान को अगेन सेम ग्रुप में रखा गया है ताकि दोनों के बीच ज्यादा से ज्यादा मैचेस हों। लेकिन जब से एशिया कप के फिक्सचर्स अनाउंस किए गए हैं उसके बाद से भारत के कई सारे सेलिब्रिटी, रिटायर्ड क्रिकेटर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को बॉयकॉट करे और इंडिया पाकिस्तान का मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड एक और बात ये भी नोटिस करने वाली है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं यानी कि होम मिनिस्टर, उन्होंने एशिया कप की डेट्स अनाउंस की हैं पिछले कल देर शाम को यानी कि 26 जुलाई को, जिस दिन हम कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे। अब देखना ही होगा कि बीसीसीआई क्या फैसला करता है। आपके अकॉर्डिंग इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैचेस खेलने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। दरअसल दलाई लामा जी की एक पिक्चर काफी वायरल हो रही है और ये पिक्चर पिछले कल लद्दाख में क्लिक की गई है, जिसमें दलाई लामा इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स और क्रू के साथ पोज कर रहे हैं। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि दलाई लामा को फैसिलिटेट करने के लिए अब भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स को भी डिप्लॉय कर दिया है। पिक्चर में जो आप ये हेलीकॉप्टर बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये मी-17 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, जो ट्रूप्स मूवमेंट या फिर लॉजिस्टिक्स के साथ साथ वीवीआईपी मूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दलाई लामा की सिक्योरिटी और सेहत दोनों को देखते हुए ये मी-17 स्पेशली दलाई लामा के लिए डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। इससे पहले दलाई लामा को धर्मशाला से लद्दाख तक लाने के लिए भी इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया था और अब ये वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स के बारे में, जो कि इस समय शायद अपने इतिहास का सबसे बड़ा क्राइसिस फेस कर रही है। इवन कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट के समय इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर जेट्स की इतनी ज्यादा शॉर्टेज नहीं थी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। सबसे पहले तो आप ये इंफोग्राफिक देखिए जिसमें भारत, चाइना और पाकिस्तान की एयरफोर्स का कंपैरिजन किया है। भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ गिरकर 29 तक आ गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इस समय 25 की है और चाइना, जिनके साथ हम अपना कंपैरिजन करते हैं, उनकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इस समय 66 की है। अब एक स्क्वाड्रन के अंदर 18 से 20 फाइटर जेट्स होते हैं और सितंबर महीने में क्योंकि हमने अपने मिग-21 फाइटर जेट्स को फेस आउट करना है, इसलिए भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अक्टूबर महीने में 30 से भी नीचे 29 तक आ जाएगी। तेजस फाइटर जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी इंजन्स की डिलीवरी समय के ऊपर नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स का ये हाल होने जा रहा है। हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भी इस समय 25 स्क्वाड्रन्स हैं। इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ के मामले में पाकिस्तान के लेवल के ऊपर आ रही है, जबकि भारत को पाकिस्तान प्लस चाइना 2 फ्रंट्स के ऊपर अपने आप को डिफेंड करना पड़ सकता है। और अगर हम पाकिस्तान और चाइना इन दोनों देशों की स्क्वाड्रन्स के नंबर को ऐड करें तो ये बनता है 91 स्क्वाड्रन, जबकि भारत के पास केवल 29 स्क्वाड्रन्स ही होंगी। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम पाकिस्तान से 4 स्क्वाड्रन्स ज्यादा हैं, लेकिन मसला ये है कि भारत को अपनी 29 स्क्वाड्रन्स पाकिस्तान प्लस चाइना दोनों देशों के बॉर्डर्स के ऊपर तैनात करनी पड़ सकती है, जबकि पाकिस्तान अपनी सारी की सारी 25 स्क्वाड्रन्स भारत के साथ युद्ध में यूज कर सकता है। नो डाउट की क्वालिटी मैटर करती है, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी मैटर करती है। फाइटर जेट्स की कमी होना ये देश के लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। फाइटर जेट्स की कमी होने के कारण किसी भी एयरफोर्स के बैटल प्लान्स के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ता है। इंडियन एयरफोर्स को अपने फाइटर जेट्स को दोनों फ्रंट्स यानी कि चाइना और पाकिस्तान के बीच डिवाइड करना पड़ेगा। रिसोर्सेस डिवाइड होंगे, जिससे दोनों जगह स्ट्रेंथ कम हो जाती है। पायलट्स और एयरक्राफ्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, उन्हीं को ज्यादा यूज करना पड़ता है, जिससे उनके फटीग होने और मेंटेनेंस इश्यूज बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही फोर्स मल्टीप्लायर्स और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि अवॉक्स, ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम्स, इनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस बढ़ जाती है। स्ट्रेटेजिक डेटरेंस वीक हो जाती है। सामने वाले देश को पता होता है कि हमारे पास फाइटर जेट्स की कमी है, इसके कारण पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स के समय इंडियन एयरफोर्स को चैलेंज करने की कोशिश भी कर पाता है। इंडियन एयरफोर्स को पहले से भनक लग गई थी कि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए नए फाइटर जेट्स परचेज करने ही होंगे। इसलिए साल 2006 में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय इंडियन एयरफोर्स ने मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डील करके 126 फाइटर जेट्स की मांग की थी, लेकिन वो डील ना ही कांग्रेस पार्टी ने की और उसके बाद मोदी सरकार ने भी अभी तक MMRCA का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। 126 की जगह केवल 36 राफेल फाइटर जेट्स परचेज किए गए, जिसके बाद बोला गया था कि 114 फाइटर जेट्स का MMRCA 2.0 कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार भी इसमें फेल साबित हुई है।
अब ये कांग्रेस और बीजेपी पार्टी की सरकारों की नालायकी है जिसके कारण आज हमारे पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट तो रहने ही दो, पर्याप्त संख्या में 4th जनरेशन का फाइटर जेट भी नहीं है। अब जो इंडियन एयरफोर्स की अप्रूव्ड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो है 42। उसको अचीव करना तो दूर की बात है, यहाँ पर हम पाकिस्तान के लेवल के ऊपर गिर गए हैं। अब ये इन्फोग्राफिक देखकर तो काफी दुख हो रहा है कि हमारी एयरफोर्स को किस फेज से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो 29 स्क्वाड्रन्स भी हैं इसमें भी काफी ज्यादा संख्या 30 से 40 साल पुराने फाइटर जेट्स की है। अगर हम बाकी कंट्रीज की तरह जैगवार, मिराज और कुछ फाइटर जेट्स को फेस आउट करके रिटायर कर देंगे तो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पाकिस्तान से भी नीचे गिर जाएगी। आई होप कि मोदी सरकार नींद से जागे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ा सा अलर्ट मोड के ऊपर आ जाएं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने साल 2006 में MMRCA डील के तहत 126 फाइटर जेट्स मांगे थे। आज 2025 आ गया है, यानी कि 19 साल कंप्लीट हो गए हैं और इंडियन एयरफोर्स के लिए MMRCA डील अभी भी साइन नहीं हो पाई है। मोदी सरकार भी 11 साल पूरे कर चुकी है, इसलिए सवाल मोदी सरकार से भी पूछे जाएंगे। और जहां तक बात है पाकिस्तान के साथ डील करने की, तो नो डाउट कि हम पाकिस्तान को आसानी से हैंडल कर लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने ये प्रूव कर लिया है और इंडियन एयरफोर्स ने रिमार्केबल काम करके ट्रेलर भी दिखा दिया है। लेकिन मसला है चाइना। हमें अपनी सेना को चाइना के साथ टक्कर लेने के लिए रेडी रखना पड़ेगा। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।